Money, houses, guns, cars, $1 billion lifestyle leads to anger, aggression, and frustration. But after all this, America is still a superpower. जब भी हम रिच कंट्रीज़ की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, अमेरिका। ना रशिया और ना ही ऑस्ट्रेलिया। रोड्स पे ना कोई कचरा, चमचमाती बिल्डिंग और हॉलीवुड की महंगी महंगी फिल्म्स और उसमें दिखाई जाने वाली अमेरिका की शान और शौकत। अमेरिका हैव 735 बिलियनियर एंड इट मेक देम द वर्ल्ड मोस्ट बिलियनियर कंट्री। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे गरीबी नहीं है। अमेरिका में 14.4% लोग अभी भी गरीब ही हैं, मतलब वो दिन का 150 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए में आप सिर्फ एक 2 BHK तक रेंट कर सकते हैं। और घर रेंट करना या ख़रीदना तो दूर की बात, वहाँ पे लोगों को खाना तक ढंग से नसीब नहीं होता। वहाँ पर भी गरीब लोग रोड पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, पर वहाँ की मीडिया ये सब नहीं दिखाती, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अमेरिका बहुत अमीर देश है। पर अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की, TRP के लिए इंडियन मीडिया छोटी छोटी चीज़ों को मसाला लगाकर ऐसे बताती हैं जैसे दुनिया की सारी गरीबी इंडिया में ही है, जिस वजह से बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को अभी भी ऐसा ही लगता है कि इंडिया इतनी ग्रोथ नहीं कर पाया। बट दिक्कत वाली बात यह है, अमेरिका में चाहे अमीर हो या गरीब, कोई भी गन्स ले सकता है। गन्स तो वहाँ पे मानो बच्चों के खिलौने की तरह बिकती हैं। वहाँ पे लोगों के पास खाना हो या ना हो, बट गन ज़रूर मिलेगी। छोटी छोटी बातों पे वहाँ लोग गोलियां चला देते हैं और पता नहीं इससे कितनों की मौत हो जाती है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वैसे तो अमेरिका की पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है, बट वहाँ पे 39 करोड़ से ज़्यादा बंदूकें हैं। द गन वायलेंस आर्चीव की रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि 2022 में अमेरिका में 309 सामूहिक गोलीबारी के केस हुए और उसमें 179 बच्चे जिनकी एज 0 से 11 साल थी और 670 ऐसे बच्चे जिनकी एज 12 से 17 साल थी, उन्होंने उसमें अपनी जान गंवाई है। वहाँ के गन कल्चर की वजह से अधिकतर वहाँ पे स्कूल्स को टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे अपनी जान खो देते हैं। पर अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर वहाँ पे गन कल्चर की इतनी ही दिक्कत है तो अमेरिका की गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं। लेकिन ये चीज़ इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अमेरिका की गवर्नमेंट भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। वहाँ के लोगों को बंदूकों की आदत पड़ चुकी है और अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको इलीगल कर दिया तो वहाँ की पब्लिक वायलेंस पे आ जाएगी और सबके पास बंदूकें होंगी तो वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। बात सिर्फ पब्लिक की नहीं है, वो लोग जो गन्स बेचते हैं उन लोगों के $1 मिलियन के बिजनेस होते हैं, वो लोग इस बिजनेस को बंद नहीं होने देंगे। अमेरिका में द गन कंट्रोल एक्ट के मुताबिक छोटे हथियार खरीदने की एज 18 साल है और थोड़े बड़े बंदूकें खरीदने की एज 21 साल है। कहने को तो अमेरिका में बहुत पैसा है, पर एक रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ बंदूक से होने वाली मौतों में हर 10 में से 4 मौतें सुसाइड अटैम्प्ट होती हैं। इसका मतलब वहाँ पे भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं और वहाँ पे भी पैसा होने के बाद भी लोगों के पास मेंटल पीस नहीं होता। अमेरिका इज़ नॉट सेफ इफ़ यू आर लिविंग इन द पुअर साइड ऑफ द अमेरिका। वहाँ पे तो लोग ढंग से बात भी नहीं करते और वहाँ के नेबर्स एक दूसरे को ढंग से जानते भी नहीं। किसी को कुछ नहीं पता सामने वाला बंदा सही है या गलत। अमेरिका की गवर्नमेंट कोई अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं देती। वहाँ पे हर चीज़ को मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत हाई है और वहाँ पे टैक्स भी बहुत ज़्यादा जाता है। अमेरिका में कहने को तो लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का हेल्थ केयर, वहाँ के कॉलेज की फ़ीस, वहाँ के घरों का रेंट और कुछ भी खरीदो, हर चीज़ सब ही महंगा है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका में रहने वाले अमीर लोग भी हाउस हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका में अधिकतर सब लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता ही है, क्योंकि अगर वहाँ पे किसी को सिर्फ फीवर भी हो जाए तब भी उनके 7 से 8 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और वहाँ पे 5 से 6 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस तक अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी ऐसे ही मौत हो जाती है और वहाँ का मीडिया ये सब चीज़ें छुपाता है। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमें भी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अमेरिका अपने आप को दुनिया में सबसे पावरफुल और रिच कंट्री के तौर पर दिखाता है।
हाँ माना अमेरिका में भी गरीबी है, अमेरिका में भी क्राइम है, पर हर एक देश अपनी बुरी चीज़ें दूसरे देश से छुपाता ही है। पर आज भी अमेरिका सुपर पावर ही है। तो आइए जानते हैं किन क्राइटेरिया को पूरा कर अमेरिका आज एक सुपर पावर बन के आई है। हाँ, अमेरिका एक सुपर पावर है क्योंकि इनकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 25 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की इनकी जीडीपी है। सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स, सबसे ज़्यादा बिलियनियर और सबसे पावरफुल मिलिट्री, ये सब बनाती है अमेरिका को एक सुपर पावर। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? आइए जानते हैं अमेरिका की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक इटालियन एक्सप्लोरर ने अमेरिका की खोज करी। उस वक्त वहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें नेटिव अमेरिकन और रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था। फिर उस जगह पे यूरोपियंस रहने लगे और जो वहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स रहते थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। उनके ख़त्म होने के रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन उनका मेन रीजंस था वहाँ की बीमारियाँ। यूरोपियंस अपने साथ बीमारियाँ लेके आए थे जिनकी इम्यूनिटी उन रेड अमेरिकन्स में नहीं थी और इसलिए उनकी वहाँ पे मौत होती गई। और फिर 4 जुलाई 1776 में अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया और वो एक अलग कंट्री बन गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे आज हम यूएसए के नाम से जानते हैं। उस समय हर कंट्रीज़ पे ब्रिटिश, स्पेन और फ्रेंच राज करा करते थे, पर अमेरिका तब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। तो जो कंट्रीज़ ब्रिटिश, स्पेन और फ्रेंच के रूल्स से परेशान हो चुकी थी वो यूएसए से आकर मिल गई। उनको भी वही राइट्स और आज़ादी मिलने लगी जो यूएसए के लोगों को मिल रही थी, जिस वजह से यूएसए और भी ग्रो होने लगा। यूएसए सबको अपने साथ जोड़ रहा था, पर उन्हें भी पता था उसमें उनका फ़ायदा है। उनकी टेरिटरी भी बड़ी हो रही थी। हालांकि यूएसए ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेन की तरह एक कॉलोनाइज़र नहीं था, पर धीरे धीरे जैसे ही उसकी टेरिटरी बड़ी होती गई उसने भी कंट्रीज़ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। उस समय यूएसए ने स्पेन को $20 मिलियन देकर फिलीपींस पे राज कर लिया, पर 1946 में फिलीपींस ने यूएसए से आज़ादी ले ली। धीरे धीरे यूएसए बहुत बड़ा होता गया, बहुत सारी टेरिटरीज़ यूएसए का पार्ट बन गई और आज इसी की वजह से अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बट यूएसए को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने अमेरिका को एक अलग ही ऊंचाई दे दी थी। जहां दूसरे देश लड़ रहे थे वहां अमेरिका अपना पैसा कमा रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पर सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ थी ब्रिटिश, स्पेन और फ्रेंच, पर उसमें ये लोग ही लड़ रहे थे और पीछे से अमेरिका मज़े ले रहा था। अमेरिका इन्हें वेपन्स बेचा भी करता था और फ्री में भी देता था और साथ ही सोल्जर्स भी दिया करता था, पर अमेरिका को सिर्फ इसी का नुकसान था, उसमें उनकी मनी को कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिश और स्पेन की, उनका बड़ा नुकसान हुआ, पर इस वॉर की वजह से अमेरिका ने बहुत पैसे कमाए। अमेरिका इन्हें वेपन्स बेचा करता था, जिसकी वजह से उनका जो सोल्जर और फ्री में वेपन देने का नुकसान था उसकी जगह वो प्रॉफिट में बदल गया। अब जब सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा था तो उन्होंने सोचा हमें एक ऐसी करेंसी लानी चाहिए जो स्टेबल रहे। तो उन्होंने देखा यूएसए करेंसी सबसे ज़्यादा स्टेबल थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में 44 कंट्रीज साथ में आई और उन्होंने यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल करेंसी बनाने का सोचा। अब जब यूएस डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन चुका था तो सब लोग यूएस की करेंसी खरीदने लगे। डॉलर इतनी तेज़ी से खरीदा गया कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होने लगी। अब इन सब के बाद सिर्फ 2 ही सुपर पावर बची थी, एक तो अमेरिका और एक सोवियत यूनियन। पर इन दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क था, इस वजह से इनमें वॉर होने लगी। पर फिजिकल वॉर नहीं, कोल्ड वॉर। मतलब जो जिन कंट्रियों की सोच इनकी तरह थी वो एक दूसरे के पास जाकर उनको फंडिंग करते थे और अपनी तरफ ले आते थे। जैसे अमेरिका ने बहुत कंट्रीज़ के पास जाकर उनकी फंडिंग करी, जिस वजह से वो अमेरिका के साथ आती गई और अमेरिका दूसरी कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स में इतना घुसता गया कि वो कंट्रीज़ अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गई।
जिस वजह से अमेरिका और भी बड़ी होती गई और आज 70 कंट्रीज़ में अमेरिका के 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। पर 1990s के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर बची। 1990s के बाद सोवियत यूनियन टुकड़ों में हो गई, जिस वजह से अमेरिका और भी पावरफुल हो गई। ये सब तो थे पॉलिटिकल रीजंस, पर एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक अपनी इतनी अच्छी ग्रोथ सस्टेन कर रहा है, और वो है टैलेंट को आगे बढ़ाना। अमेरिका में पैसे से ज़्यादा टैलेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। वहाँ पे लोग टैलेंट को ज़्यादा पैसे पे करते हैं ताकि वो उन्हें 10x रिजल्ट ला के दे। तभी दूसरी कंट्रीज़ के लोग यहाँ आकर और भी बड़े बन जाते हैं। जैसे कि इंडिया से अगर हम बात करें तो सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, कल्पना चावला और सत्या नडेला जैसे लोग। आपने इलॉन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा। वो एक साउथ अफ्रीकन है, पर अमेरिका में आके वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ की कंपनीज ग्रो होने लगती हैं और वहाँ पे लोग अच्छा काम करते हैं, जिस वजह से दूसरी कंट्रीज़ भी इन अपने ऑफिस अमेरिका में खोलना चाहती है और ऑटोमेटिकली वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होने लगती है। बाकी दोस्तों, ये ज़रूर बताना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। और मिलेंगे इसी चैनल पर किसी नई वीडियो के साथ।